Hello everyone, welcome to our YouTube channel Technical Fire by ITNs. Today I am going to teach you the most important subject network theory. और ये सब्जेक्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए? बिकॉज दिस इज द मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट एसेंशियल सब्जेक्ट टू अचीव अ गुड कमांड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. Because in every upcoming subject, this subject got its application and its concept too. मोस्टली इन पावर सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल मशीन उसमें तो काफ़ी यूज किया गया है इस नेटवर्क थ्योरी के कंसेप्ट को. और इतना ही नहीं, अगर आप इस सब्जेक्ट का वेटेज देखते हैं जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप देखेंगे इस सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखें यहाँ पे जो एसएससी जे इलेक्ट्रिकल्स का सिलेबस है 2021 का, उसमें आप देखेंगे जो बेसिक नेटवर्क का वेटेज दिया गया है वो 30 टू 35 मार्क्स है. वैसे इलेक्ट्रिकल मशीन का जो वेटेज है वो 25 टू 30 मार्क्स है. और जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो वेटेज है वो 10 टू 15 मार्क्स है. इस हिसाब से और भी अदर सब्जेक्ट का वेटेज दिया गया है. तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं जो बेसिक नेटवर्क का वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है, जो कि 30 टू 35 मार्क्स है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है ना ही सिर्फ आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा, बल्कि आने वाले सभी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में भी. तो चलिए बिना कोई और टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अपना आता है कंटेंट्स. कंटेंट्स में मैं आपको जो जो पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो में और आने वाले वीडियोज़ में, मैं आपको बेसिकली वो बताना चाहता हूँ. तो सबसे पहले अपना आता है बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क थ्योरी. फिर उसके बाद आता है अपना टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, फिर केवीएल एंड केसीएल, फिर एसी एंड डीसी एनालिसिस, फिर थ्योरम्स, फिर टू पोर्ट नेटवर्क, फिर ट्रांजिएंट एनालिसिस, फिर रेजोनेंस, फिर ग्राफ थ्योरी एंड ड्यूलिटी, एंड लास्टली लैप्लास एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म. ठीक है. तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं की टर्म्स. की टर्म्स बेसिकली ये है कि जिस सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली वो सब्जेक्ट होता क्या है, और वो सब्जेक्ट का नाम नेटवर्क. जैसे हम लोग नेटवर्क थ्योरी पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट का नाम नेटवर्क थ्योरी क्यों पढ़ा? कहीं कहीं पे आप देखेंगे सर्किट थ्योरी पढ़ाया जाता है, जैसे कि डिप्लोमा में सर्किट थ्योरी पढ़ाया जाता है और हम लोग को नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस पढ़ाया जाता है. तो बेसिकली सर्किट क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है? सर्किट क्या होता है? सर्किट बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट सच दैट करंट फ्लोज थ्रू ईच एंड एवरी एलिमेंट. मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट जिसमें कि हर एक एलिमेंट के थ्रू करंट फ्लो हो. फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना चाहता हूँ. मान लीजिए यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, प्लस वी का वोल्टेज सोर्स लिए हैं, ठीक है. और वहाँ पे एक एलिमेंट उसके थ्रू कनेक्टेड है R1 एलिमेंट, एक और एलिमेंट कनेक्ट है R2 एलिमेंट, ठीक है. और एक और एलिमेंट कनेक्ट है R3 एलिमेंट, ठीक है. तो ये कौन सा एलिमेंट है? ये R1 है, ये कौन सा है? R2 है, और ये अपना R3 है, ठीक है. और ये कौन सा वोल्टेज सोर्स? डीसी वोल्टेज सोर्स V लिए हैं, ठीक है. तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा जो एलिमेंट है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है अपने वोल्टेज सोर्स से. मतलब इसके कहने का मतलब कि R1 के थ्रू भी करंट फ्लो हो रहा है, R2 के थ्रू भी करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे R3 के थ्रू भी करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है. तो बेसिकली सर्किट क्या होता है कि हर एक एलिमेंट के थ्रू अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उस ऐसे अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहेंगे? सर्किट, ठीक है. वैसे ही आता है अपना नेटवर्क. बेसिकली नेटवर्क क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट सच दैट करंट इज नॉट इंटेंड टू फ्लो थ्रू ईच एंड एवरी एलिमेंट. मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक एलिमेंट के थ्रू करंट फ्लो हो ही. तो वैसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? नेटवर्क. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक वोल्टेज वी सोर्स ले लिया है यहाँ पे, ठीक है. एक एलिमेंट R1 कनेक्ट है, यहाँ पे भी एक एलिमेंट R2 कनेक्ट है, और यहाँ पे ये एक ओपन सर्किट है, और यहाँ पे एक R3 एलिमेंट इसके थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है. ये R1, ये R2, और ये अपना R3 एलिमेंट, ठीक है. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप R1 के थ्रू भी करंट पास हो रहा है, R2 के थ्रू भी करंट पास हो रहा है. बट यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि R3 जो है कि ओपन सर्किट है, तो R3 के थ्रू करंट फ्लो होगा नहीं. तो मतलब इसके कहने का मतलब R3 यहाँ पे अभी डिसकनेक्टेड है वोल्टेज सोर्स से. तो बेसिकली ऐसे अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? नेटवर्क, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर आप अपना पावर सिस्टम को लें, पावर सिस्टम आप देखेंगे सबसे पहले अपना पावर जनरेट होता है जनरेटिंग स्टेशन में, और उस पावर को हम लोग क्या करते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो पावर ट्रांसफार्मर आता है उसके थ्रू हम लोग ट्रांसमिट करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है. और उस ट्रांसमिशन लाइन से अपना सब स्टेशन में पावर को ट्रांसमिट किया जाता है, और वहाँ से सब स्टेशन से वो हमारे घर पे आता है किसी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के थ्रू, जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है. तो यहाँ से आप देख सकते हैं, और जो हमारे घर पे होता है वो डिफरेंट टाइप्स के लोड्स कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि एसी हो गया, फ्रिज हो गया, फैन हो गया, बल्ब हो गया, ठीक है. तो बेसिकली आप देखें कि अपने घर पे मोस्टली हर एक टाइम पे सारे लोड ऑन नहीं रहते हैं. जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम अगर फ्रिज ऑन है, एसी ऑन है तो फैन ऑफ रहता है, बल्ब ऑन है तो कभी फैन ऑफ है, कभी फ्रिज ऑफ है. तो बेसिकली आप देख सकते हैं हर एक टाइम पे सारा लोड ऑन नहीं रहता है. तो अगर आप यहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन से अपने घर तक का अगर सिस्टम को देखें
तो यहाँ पे आप इसको क्या बोल सकते हैं, नेटवर्क। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जेनरेटिंग स्टेशन से पावर तो डेवलप हो रहा है, बट हर एक एलिमेंट में करंट ये फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, एनी कोई हर एक टाइम पे, ठीक है। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, नेटवर्क। तो अपना जो पावर सिस्टम है वो क्या है, बेसिकली नेटवर्क है। नहीं तो दूसरे तौर पे आप देख सकते हैं जो अपना जनरेटिंग स्टेशन से जो ट्रांसफार्मर में करंट जा रहा है, मतलब पावर जो ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर ट्रांसफार्मर और जनरेटिंग स्टेशन तक अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या है, अपना सर्किट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हर एक एलिमेंट, उन दोनों के बीच के हर एक एलिमेंट में करंट फ्लो हो रहा है। वैसे ही अगर आप जनरेटिंग स्टेशन से सब स्टेशन लेंगे तो वो भी एक क्या होगा, एक सर्किट का एग्जाम्पल होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी हर एक एलिमेंट में करंट फ्लो हो रहा है। तो बेसिकली आप यहाँ पे समझ गए हो कि नेटवर्क क्या होता है और अपना सर्किट क्या होता है, ठीक है। फिर अगला आता है अपना एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस मतलब, इसके कहने का मतलब है, अगर हम लोग को इनपुट दिया गया है और एक सिस्टम दिया गया है और अगर और जो उसका आउटपुट आ रहा है, अगर हम लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं या उस पर हम लोग बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एनालिसिस, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कि एक फ़ैन है एक सिस्टम के तौर पे, ठीक है। एक फ़ैन अपने घर पे जो कनेक्टेड है वो एक सिस्टम है, ठीक है। और इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, इनपुट दे रहे हैं वोल्टेज सोर्स, ठीक है। उसके कारण से इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इनपुट क्या है अपना यहाँ पे, वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। और सिस्टम क्या है अपना, फैन, ठीक है। और हम लोग अगर उसके फैन का आउटपुट यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, मतलब उसका रोटेशन अपना आउटपुट के तौर पे मिलेगा। तो हम लोग अगर इस पर कमेंट करें उसका आउटपुट पे, जो कि मान लीजिए 20 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड आउटपुट दे रहा है वो, या 30 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड आउटपुट दे रहा है वो, अगर इस पर कमेंट कर रहे हैं अपने को सिस्टम और इनपुट दिया हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, एनालिसिस। वैसे ही अपना आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या होता है? सिंथेसिस में बेसिकली अपने को इनपुट दिया रहता है और एक डिजायर्ड आउटपुट दिया रहता है, और अपने को कहा जाता है कि वैसा सिस्टम डिजाइन कीजिए जो कि हम लोग जब इतने अमाउंट ऑफ इनपुट दे तो हमको डिजायर्ड इतना अमाउंट ऑफ आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है सिंथेसिस में, इनपुट और आउटपुट अपने को दिया जाता है और सिस्टम के बारे में कमेंट किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक वोल्टेज सोर्स है जिसका वैल्यू 6 वोल्ट है, ठीक है। और यहाँ पे एक लोड कनेक्टेड है, ठीक है। एक लोड कनेक्टेड है जिसमें करंट अपने को कहा गया है कि 2 एम्पियर फ्लो करना चाहिए, ठीक है। मतलब इसके कहने का मतलब है कि 6 वोल्ट इनपुट दिए, जो हमको अपने आउटपुट लोड में जो करंट फ्लो हो वो 2 एम्पियर का कनेक्ट हो। तो बस इसके हिसाब से आपको एक सिस्टम डिजाइन करना है। तो होगा क्या, इसके हिसाब से क्या सिस्टम डिजाइन हो सकता है? तो रेजिस्टेंस, मान लीजिए रेजिस्टेंस एक पैसिव एलिमेंट है, उसका वैल्यू क्या होगा, जो होता है अपना V अपन आई होता है। तो V अपन आई कर दिए तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आया, 3 ओम। अगर इन दोनों के बीच, ये लोड के बीच और सोर्स के बीच अगर हम लोग 3 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, 6 वोल्ट का जब भी इनपुट देंगे आउटपुट अपने को क्या मिलेगा, 2 एम्पियर। तो इस हिसाब से क्या हो गया, हम लोग इस पे एक सिस्टम को डिजाइन किए। तो हम लोग सिस्टम के बारे में हम लोग कमेंट किए। तो इसको, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, सिंथेसिस, ठीक है। तो बेसिकली मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा सर्किट क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, एनालिसिस एंड सिंथेसिस क्या होता है। फिर उसके बाद आता है अपने बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहला टर्म जो आता है अपने को, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर दैट कॉज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहता हूँ, उससे ज़्यादा क्लियर होगा बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। मान लीजिए यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है अपने पास और दूसरा एक साउथ पोल है अपने पास, ठीक है। और एक दूसरा ले लीजिए आप, एक नॉर्थ पोल और एक नॉर्थ पोल, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है, अपोजिट पोल्स हैं, और नॉर्थ पोल क्या है, लाइक पोल्स हैं। तो आपको पता है कि अनलाइक पोल्स क्या होता है, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और लाइक पोल्स क्या होते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो बेसिकली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक पोल्स है और फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन अनलाइक पोल्स हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। वैसे ही क्या होता है अपने जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है एटम्स में, उसमें भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और एक फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। तो उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन अनलाइक चार्जेस, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चार्ज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है जिसका नेगेटिव चार्ज होता है, वैसे ही जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। वैसे ही एक और आप ले लीजिए इलेक्ट्रॉन और एक और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इन दोनों के बीच क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या अनलाइक चार्जेस हैं, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज। वैसे ही इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। इस फोर्स ऑफ रिपल्सन को हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज।
तो चार्ज क्या होता है? बेसिकली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है? कूलम, और इसको किससे हम डिनोट करते हैं? क्यू से, ठीक है। और क्या होता है? लाइक चार्ज आपको पता ही, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। और इसके जो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं चार्ज, ठीक है। सबसे पहले आता है अपना इलेक्ट्रॉन एंड दूसरा आता है अपना प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कंसिस्ट करता है नेगेटिव चार्ज, जिसकी की वैल्यू होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और जो 1 कूलम अगर हम को चार्ज निकालना रहेगा तो उसका वैल्यू जो होता है 1 कूलम इक्वल टू 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका कहने का मतलब है अगर एक पॉइंट से, किसी भी एक पॉइंट से अगर 6 पॉइंट, इस पॉइंट से मान लीजिए 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स अगर क्रॉस कर रहे हैं तो वो कितना चार्ज प्रोड्यूस करेगा? 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। फिर आता है अपना प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या था? प्रोटॉन कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिसका वैल्यू सेम होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के वैल्यू के, बट ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसका वैल्यू होता है 1.602 इंटू 10⁻9। फिर अपना अगला टॉपिक जो आता है वो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट बेसिकली हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक्टिव एलिमेंट्स एंड पैसिव एलिमेंट, ठीक है। तो एक्टिव एलिमेंट्स भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट, दूसरा डिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट। इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट्स में भी दो टाइप्स के होते हैं, करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स। वैसे डिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट्स वो 4 टाइप्स के होते हैं। कौन से? वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स और करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है। वैसे ही अपना पैसिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट क्या होता है? 3 टाइप्स के होते हैं। कौन से? एक रजिस्टर, पहला रजिस्टर, दूसरा कौन सा? कैपेसिटर, तीसरा इंडक्टर, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं अपने यूनिलेटरल एंड बायलेटरल एलिमेंट्स, फिर आते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स, फिर आते हैं आपका टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट्स, फिर लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले अपना आता है एक्टिव एलिमेंट्स। एक्टिव एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स विच आर केपेबल ऑफ जनरेटिंग देयर ऑन एनर्जी इंडिपेंडेंटली, ठीक है। जो खुद की एनर्जी को डेवलप कर सकता है उसको कहते हैं हम लोग एक्टिव एलिमेंट। वैसे एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव एलिमेंट। और जो कि इलेक्ट्रिकली कंट्रोल कर सके फ्लो ऑफ चार्ज को, उसको कहते हैं हम लोग एक्टिव एलिमेंट। तो बेसिकली हमारे नेटवर्क सिस्टम में जो एक्टिव एलिमेंट्स यूज किया जाता है वो होता है वोल्टेज सोर्स एंड दूसरा करंट सोर्स, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अपना पैसिव एलिमेंट्स। पैसिव एलिमेंट्स क्या होता है? दो एलिमेंट्स विच आर नॉट कैपेबल ऑफ जनरेटिंग देयर ऑन एनर्जी इंडिपेंडेंटली, मतलब जो कि अपने खुद की एनर्जी को डेवलप नहीं कर सके, वो कंज्यूम कर सकता है दूसरे एक्टिव एलिमेंट्स के पावर को या एनर्जी को, वो खुद से अपनी एनर्जी को जनरेट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अब हमारे नेटवर्क सिस्टम में जो एक्टिव पैसिव एलिमेंट्स है बेसिकली वो 3 टाइप्स के। कौन से? पहला रजिस्टर, दूसरा इंडक्टर, तीसरा कैपेसिटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग कि जो वोल्टेज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसके फर्स्ट लेटर से उसका जो सिंबल होता है वी दे दिया जाता है, ठीक है। वैसे ही रजिस्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसके फर्स्ट लेटर से आर से, वैसे कैपेसिटर को हम लोग उसके फर्स्ट लेटर सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आप देख रहे होंगे करंट का जो फर्स्ट लेटर सी है बट उसको हम लोग रिप्रेजेंट आई से करते हैं, और इंडक्टर का जो फर्स्ट लेटर आई है उसको हम लोग रिप्रेजेंट एल से करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये आई और एल क्यों पड़ा? तो बेसिकली क्या होता है कि करंट का जो पूरा नाम होता है वो होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहला लेटर कौन सा होता है? आई, इसलिए करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही इंडक्टर में क्या होता है कि इंडक्टर का जो खोज किया था वो हेनरी सर थे, ठीक है हमारे। और हेनरी और जो इंडक्टर को खोज करने में जो सबसे ज़्यादा मदद किया गया था उनका, वो किए थे हमारे लेंज सर ने, ठीक है। तो बेसिकली जो हेनरी सर हैं वो लेंज सर को रिस्पेक्ट देने के लिए उनका नाम जो एल से फर्स्ट लेटर उनका वो इंडक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा एक्टिव एलिमेंट्स क्या होता है और पैसिव एलिमेंट्स और उनके नाम ऐसे क्यों पड़े हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अपना करंट। तो करंट क्या होता है? करंट इज बेसिकली इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू ए कंडक्टर, ठीक है। तो करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू ए कंडक्टर। मैं एक एग्जांपल एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ कि बेसिकली करंट होता क्या और ये प्रोड्यूस कैसे होता है, ठीक है। तो उससे ज़्यादा आपको क्लियर होगा। मान लीजिए करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। ये करंट कैरिंग कंडक्टर हम लोगों ने लिया है, ठीक है। तो करंट कोई भी कंडक्टर करंट कैरिंग तभी कर सकता है कैरी जब तक उसमें फ्लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं हो। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट नहीं है तो वो कभी भी करंट को कैरी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उसी कंडक्टर को हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर बोल सकते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नंबर प्रेजेंट हो, ठीक है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, जैसे कि मान लीजिए कॉपर का एलिमेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इस कॉपर एलिमेंट में हम लोग मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब होता क्या है कि करंट जो प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण से होता है, ठीक है।
और जो करंट होता है वो अगर इलेक्ट्रॉन राइट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो करंट क्या होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। मतलब इसके कहने का मतलब है करंट के अपोजिट, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव तो करते रहते हैं, ठीक है, तो मूव कर रहे हैं तो इसमें करंट फ्लो होना चाहिए, बट बेसिकली नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है इसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में मूव करता है और उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनली वो जीरो हो जाता है। मतलब वो जिस पॉइंट से स्टार्ट करता है उसी पॉइंट पे आके रुक जाता है, ठीक है, फिर वहाँ से फिर वो स्टार्ट करता है, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का जीरो हो जाता है और इस कारण से नेट जो करंट प्रोडक्शन है तो वो जीरो हो जाता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन का अगर मूवमेंट को हम लोग स्पेसिफाइड डायरेक्शन में इसको मूव करा सकें, अगर कुछ ऐसा सोर्स लगा के, तो क्या होगा आपको पता है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव करेगा एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम लोग एक वोल्टेज सोर्स वी लिए, ठीक है, वोल्टेज सोर्स का ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव प्लेट क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा और नेगेटिव प्लेट क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो आपको पता है कि ये नेगेटिवली चार्ज होता है, तो क्या होगा कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे दूसरे को। तो ये क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइक चार्ज, जो इसके पॉजिटिव चार्जेस हैं उसके तरफ सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट इस कंडक्टर में, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव प्लेट पे अट्रैक्ट होंगे, मतलब उसके टुवार्ड्स वो स्टार्ट हो जाएगा फ्लो होना। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, ये कनेक्टिंग वायर के थ्रू पॉजिटिव प्लेट की तरफ फ्लो हुआ, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ये स्टार्ट हो जाएगा फ्लो करना है पॉजिटिव प्लेट के थ्रू, तो आपको पता है कि इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट फ्लो हो रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, ठीक है। और दूसरे वे में भी आप बता सकते हैं, जैसे ये कंडक्टर है, इसमें क्या होगा, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी प्रेजेंट होंगे, जिसका चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज है तो ये किस प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो जैसे ही प्रोटॉन का मूवमेंट नेगेटिव प्लेट की तरफ स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, करंट भी स्टार्ट हो जाएगा उसमें फ्लो करना, वो उसका डायरेक्शन क्या होगा, अलॉन्ग विद द प्रोटॉन का डायरेक्शन, ठीक है। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे यहाँ पे करंट प्रोड्यूस कैसे होता है और करंट का डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो मैथमेटिकली क्या होता है, जो हम लोग करंट को डिफाइन करते हैं वो होता है आई इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, इक्वल टू होता है वो क्यू अपॉन टी, ठीक है। और इसका जो यूनिट होता है आपको पता है, कुल चार्ज का यूनिट कूलम होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो इसका जो यूनिट होगा वो कूलम पर सेकंड होगा। और इसको, इसका जो एसआई यूनिट होता है उसको हम लोग एम्पियर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे, इस पे भी काफ़ी बार सवाल पूछे गए हैं। तो इस पे किस टाइप के सवाल आते हैं, तो बेसिकली इस फॉर्मूले पे क्या होता है, जैसे आई इक्वल टू क्या है अपने को पता है, आई इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है आई का, तो आई क्यू इक्वल टू क्या होगा अपना, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, ठीक है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रल से निकालते हैं, ठीक है, उसके अपोजिट में अगर निकालना है तो बेसिकली यहाँ पे चार्ज क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू टाइम ड्यूरेशन टी पे इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन क्या बताता है, इंटीग्रेशन अपने को एरिया बताता है, ठीक है, एरिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आई डी टी के कर्व अगर कोई दिया गया है, उसका जो अगर इंक्लोज्ड एरिया के बारे में आपको पूछा गया कि वो क्या बताएगा, तो आपको पता है कि चार्ज बताएगा, क्यों, क्योंकि चार्ज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। तो बेसिकली इस कंसेप्ट पे सवाल पूछे जाते हैं। आपको क्या करेगा एग्जाम में, एक आई डी टी कर्व दिया रहेगा, ये आई है और ये टी कर्व है, ठीक है, और यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिया रहेगा ऐसा, ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि ये जो एरिया इंक्लोज्ड बाय द ग्राफ है वो क्या इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में कभी पावर दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, वोल्टेज दिया रहेगा, और एक ऑप्शन में आपको चार्ज रहेगा, ठीक है। तो आपको पता है कि इंक्लोज्ड एरिया जो होता है आई टी कर्व का, वो क्या बताता है अपने को, चार्ज, ठीक है। तो इस कंसेप्ट पे सवाल एक दो बार और भी बहुत बार पूछे गए अदर एग्जाम में, ठीक है। फिर आता है अपना कि करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, आपको पता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। और बेसिकली द फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वैसे एसआई यूनिट जो होता है उसका एम्पियर, उसको किससे हम लोग डिनोट करते हैं, ए से, ठीक है। फिर आता है अपना अगला टर्म 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या होता है, बेसिकली 1 एम्पियर क्या होता है, अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज
फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड पर सेकेंड पे, तो उसको कितना करंट प्रोड्यूस होगा उस पॉइंट से 1 एम्पियर ऑफ करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, बेसिकली 1 एम्पियर क्या हो गया यहाँ पे, 1 एम्पियर करंट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, दैट इज 1 कूलम ऑफ चार्ज आपको पता है कब प्रोड्यूस होगा, 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ठीक है, अगर एक पॉइंट से क्रॉस कर रहा है तो 1 एम्पियर क्या हो गया, फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू ए स्पेसिफिक पॉइंट इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो बेसिकली 1 एम्पियर क्या हो गया, 1 कूलम अपन 1 सेकेंड। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं इसके टाइप्स के। बेसिकली इसके कितने टाइप्स होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला आता है अपना डीसी और दूसरा अपना एसी। तो बेसिक डीसी क्या होता है, डीसी वो ऐसा सोर्स होता है जिसका कि डायरेक्शन जो है वो हमेशा एक सेम रहता है। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड टाइम। ठीक है, किसी भी टाइम पे अगर आप देख लें तो उसका जो डायरेक्शन है वो एक सेम डायरेक्शन रहेगा, आप किसी भी पॉइंट पे अगर किसी भी टाइम पे आप देखें। ठीक है, वो अपने डायरेक्शन को कभी भी रिवर्स नहीं करता है। तो वैसे सोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, डीसी सोर्स। ठीक है, डीसी करंट सोर्स। ठीक है, फिर आता है अपना एसी। एसी का क्या है कि अल्टरनेट सोर्स होता है ये, मतलब इसका कहने का मतलब है ये अपने डायरेक्शन को पीरियोडिकली हर एक इंटरवल ऑफ टाइम पे अपने डायरेक्शन को रिवर्स करता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं जो डीसी है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, मतलब इसका जो डायरेक्शन है वो एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन है। तो अगर आप इस टाइम पे भी देखें, इस टाइम पे भी देखें, इस टाइम पे भी देखें, इसका डायरेक्शन हमेशा ये 0 से इन्फिनिटी की तरफ है। ठीक है, तो वैसे ही क्या है यहाँ पे डीसी एसी को देखें। एसी को अगर आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, ये सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे ये यहाँ पे पॉजिटिव है, फिर अगला ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे ये नेगेटिव है, फिर उसके अगले ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे यहाँ पे पॉजिटिव है और अगला ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे ये नेगेटिव है। ऐसे ही ये साइकिल्स इसका आगे चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि मान लीजिए T1 टाइम पे ये पॉजिटिव है, ये T2 टाइम पे नेगेटिव है और ये T3 टाइम पे फिर पॉजिटिव हुआ, फिर ये T4 टाइम पे जाके नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखेंगे कि ये T1 जो है वो T3 के बराबर होगा हमेशा, और जो T2 होगा वो हमेशा T4 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये इसीलिए इसका नाम पीरियोडिकली दिया गया, मतलब एक सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे ये अपने डायरेक्शन को रिवर्स करता है। ठीक है, तो साइकिल्स क्या होता है कि वो अगर एक साइकिल इक्वल टू होता है 1 पॉजिटिव हाफ प्लस 1 नेगेटिव हाफ। ठीक है, अगर वो एक पॉजिटिव हाफ कंप्लीट करके एक दूसरा नेगेटिव हाफ कंप्लीट करता है तो उसको हम लोग एक साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये टोटल ये एक साइकिल के बराबर होगा। ठीक है, और एक साइकिल को ट्रेवल करने में जितना टाइम लेते हैं, मान लीजिए टी टाइम ले रहा है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, टाइम पीरियड ऑफ दैट अल्टरनेटिंग करंट सोर्स या अल्टरनेटिंग सोर्स का टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड क्या होता है, एक साइकिल को कंप्लीट करने में ये कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख चुके हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड का यूनिट क्या होगा, वो सेकेंड होगा। ठीक है, तो अगला जो टर्म आता है अपना फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है टाइम पीरियड। ठीक है, और इसको हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हर्ट्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो इसका यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है। ठीक है, तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। ऐसे भी सवाल में भी ऐसा दिया रहता है कि कोई एक सिग्नल है वो 30 साइकिल्स पर सेकेंड वो ट्रेवल कर रहा है, तो आपको यहाँ पे जैसे ही ये नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड दिया तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये फ्रीक्वेंसी दिया गया है सिग्नल का। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड या हर्ट्ज होता है, उसी को क्या कहते हैं, हर्ट्ज। ठीक है, तो मान लीजिए अपने इंडिया में जो है हम लोग फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं जितने भी अल्टरनेटिंग सोर्स का, वो होता है 50 हर्ट्ज। ठीक है, 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी हम लोग इंडिया में यूज करते हैं। और भी अदर कंट्रीज़ में जैसे कि यूएसए है, उसमें हम लोग जो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं वो होता है 60 हर्ट्ज। तो इंडिया में बेसिकली क्या हो रहा है, हम लोग 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के एसी सोर्स को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एफ इक्वल टू 50 हर्ट्ज है तो इसका मतलब क्या हुआ, 50 साइकिल्स पर सेकेंड। ठीक है, तो 50 साइकिल्स पर सेकेंड हुआ। तो ठीक है, आपको पता है कि जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 1/f। अगर अपने को फ्रीक्वेंसी दिया तो हम टाइम पीरियड इसका निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1/f, मतलब 1/50 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे 1/50 सेकेंड्स को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा इक्वल टू टाइम पीरियड जो आएगा इक्वल टू 20 मिली सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो हम लोग के इंडिया में जो एसी सोर्स यूज हो रहा है उसका जो टाइम पीरियड है वो 20 मिली सेकेंड के बराबर है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया कि डीसी सोर्स क्या होता है, एसी सोर्स क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है उस एसी सोर्स का, और फ्रीक्वेंसी को हम लोग और टाइम पीरियड को किस यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर अगला आता है अपना करंट डेंसिटी।
करंट डेंसिटी क्या होता है? इट इज बेसिकली द करंट पर यूनिट एरिया, मतलब एक सर्टन अमाउंट ऑफ एरिया पे कितने अमाउंट ऑफ करंट क्रॉस कर रहा है या पास कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं करंट डेंसिटी। और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जे का इसका जो फॉर्मूला होता है, जे इक्वल टू आई अपॉन ए। और इसका यूनिट आप देख सकते हैं, करंट का यूनिट आपको पता है एम्पियर होता है, और जो एरिया का यूनिट होता है वो स्क्वायर मीटर होता है। तो करंट डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। फिर अगला आता है अपना वोल्टेज सोर्स या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो इसको वोल्टेज सोर्स को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता है क्या, जो वोल्टेज सोर्स होता है वो होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर्टिकुलर प्लेस इन स्टैटिक इलेक्ट्रिकल फील्ड। मतलब कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड हो रहा है या कितने अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से एक सर्टेन पॉइंट पे लाने में, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? वोल्टेज, ठीक है। और इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि आप देखेंगे पिछले एग्जाम्पल में कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में एक वोल्टेज सोर्स को हम लोग कनेक्ट किया था, तो वो एक बेसिकली क्या कर रहा है? एक फोर्स का काम कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रखा गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है वो कौन देता है? वो वोल्टेज सोर्स देता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रखा गया है, ठीक है। वैसे ही आता है इसका जो डिफिनेशन होता है, इट इज डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट्स, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? वी से। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू क्या है यहाँ पे? वर्क डन, और क्यू क्या है अपना? चार्ज, ठीक है। अगर ओम्स लॉ से अगर आपको पूछा जाए कि वोल्टेज क्या होता है, तो ओम्स लॉ से हम लोग बता सकते हैं जो वोल्टेज होता है वो प्रोडक्ट होता है करंट और रेजिस्टेंस का, ठीक है। और अगर इसको पावर के टर्म में अगर बताना चाहें तो वोल्टेज जो होता है वो रेशियो होता है पावर अपॉन करंट का, ठीक है। तो वैसे इसका एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्ट। इसको डिनोट किससे करते हैं हम लोग? वी से। तो यहाँ पे आता है फिर आपका 1 वोल्ट। 1 वोल्ट अगर आपको पता है वोल्टेज का डेफिनेशन अगर 3 टाइप से अगर हम लोग बोल सकते हैं, तो 1 वोल्ट का भी डेफिनेशन 3 टाइप से बन सकता है। क्योंकि जैसे कि वोल्टेज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, अगर 1 जूल ऑफ वर्क डन हो रहा है अपॉन 1 चार्ज, तो क्या कितना वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा? 1 वोल्ट। वैसे ही अगर 1 एम्पियर ऑफ करंट अगर रेजिस्टेंस से फ्लो हो रहा है 1 ओम के रेजिस्टेंस से, तो वो कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा? 1 वोल्ट का। वैसे ही अगर पावर 1 वाट ऑफ पावर अगर डिसिपिएट हो रहा है रेजिस्टेंस के थ्रू, और उसमें 1 ओम का करंट फ्लो हो रहा है, तो वो कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा उस रेजिस्टेंस में? 1 वोल्ट का, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से आप बता सकते हैं 1 वोल्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये भी बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले कौन सा? एसी, और दूसरा डीसी। तो आपको पता है एसी सोर्स क्या होता है, डीसी सोर्स क्या होता है। जैसे करंट में एसी होता है वैसे इसमें भी एसी होता है, ठीक है। सेम है एसी इसका भी, और डीसी सेम चीज़ है, ठीक है। ये भी, इसमें भी डीसी क्या होता है? सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, और एसी क्या होता है? पीरियडिकली अपने डायरेक्शन को रिवर्स करते रहता है एक सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे या इंटरवल ऑफ टाइम पे, ठीक है। फिर अपना अगला आता है आइडियल एंड प्रैक्टिकल एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। तो आइडियल एंड प्रैक्टिकल एक्टिव एलिमेंट्स क्या होता है? सबसे पहले अपना आइडियल करंट सोर्स को लेते हैं, ठीक है। तो आइडियल करंट सोर्स क्या होता है? आपको पता है आइडियल का मतलब क्या हुआ? जिसमें इनर लॉसेस नहीं हो, ठीक है। जिसमें कि कोई एक्सटर्नल इंटरनल लॉसेस नहीं हो। अगर इंटरनल लॉसेस इक्वल टू जीरो है उस एलिमेंट में, तो वो क्या होगा? आइडियल एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। और अगर उसके इंटरनल एलिमेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, तो वो कौन सा होगा? प्रैक्टिकल एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन से आप देख सकते हैं आइडियल करंट सोर्स जो होता है, तो आइडियल करंट सोर्स those source which provide exactly the same current to any load resistance and does not change its current with change in load resistance। मतलब इसका कहने का मतलब अगर आप लोड रेजिस्टेंस को वेरी भी कर रहे हैं, तो वो जो करंट सोर्स है जितना अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस को पहले दे रहा था वो सेम अमाउंट ऑफ करंट को बाद में भी देगा अगर लोड रेजिस्टेंस को आप बढ़ा भी रहे हैं। तो मतलब इसका कहने का मतलब वो करंट अपने करंट को वेरी नहीं करेगा अगर आप लोड रेजिस्टेंस को वेरी भी कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आइडियल करंट सोर्स है। यहाँ पे एक करंट सोर्स है, ठीक है, और यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है, ठीक है, रेजिस्टेंस आर का। मान लीजिए ये वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ये वेरी करेगा अगर मान लीजिए यहाँ पे आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, तो ये इरिस्पेक्टिव ऑफ द लोड रेजिस्टेंस ये हमेशा आई अमाउंट ऑफ करंट ही फ्लो करता रहेगा, ठीक है। तो ये आइडियल करंट सोर्स का प्रॉपर्टीज है, ठीक है। वैसे ये अपना आता है, इसमें क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। फिर अगला आता है अपना प्रैक्टिकल करंट सोर्स। प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या होता है? दो सोर्स जो कि हम लोग डेली डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। वैसे करंट सोर्स जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इसके कारण से क्या होता है? उसका करंट वेरी करता रहता है अगर हम लोग लोड रेजिस्टेंस को वेरी करते रहेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका प्रैक्टिकल करंट सोर्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि करंट सोर्स के हमेशा पैरेलल में लगा रहता है, ठीक है। वो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? आर एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें एक क्या है? ये लोड कनेक्ट है
ये मान लीजिए RL लोड कनेक्ट है, ठीक है। तो अगर इसको इस लोड को हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या होगा, करंट सोर्स का वैल्यू जो आई था वो लेस देन आई हो जाएगा, ठीक है। मान लो पहले आई था तो अब क्या हो जाएगा, लेस देन आई हो जाएगा, ठीक है। और इसे अगर लोड रेजिस्टेंस को हम घटाएंगे तो ये अब करंट सोर्स क्या करेगा, जो आई था पहले वो ग्रेटर देन आई हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब प्रैक्टिकल जो करंट सोर्स होता है उसमें क्या होता है कि करंट वेरी करता रहता है अगर हम लोग लोड को वेरी करेंगे, ठीक है। और इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है प्रैक्टिकल करंट सोर्स में वो हमेशा पैरेलल में लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो वैसे ही आता है आपका अगला आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो तो आइडियल वोल्टेज सोर्स भी सेम ऐसे होता है करंट सोर्स के। अगर आप लोड को वेरी करा रहे हैं तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का प्रॉपर्टीज ये होता है कि ये जो अपना आपका टर्मिनल वोल्टेज है, ये जो इसके टर्मिनल वोल्टेज है ये कभी भी वेरी नहीं करेगा, ठीक है। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा आइडियल वोल्टेज सोर्स का। आप लोड को कितना भी वेरी करा लें तो हमेशा ये जो टर्मिनल वोल्टेज है वोल्टेज सोर्स का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वो किसका वोल्टेज है, आइडियल वोल्टेज सोर्स का, ठीक है। वैसे ही आपका आता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, अगर आप लोड को वेरी कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अगर आप लोड को वेरी कर रहे हैं तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या होगा, ड्रॉप वेरी करेगा, ठीक है। इस ड्रॉप के कारण क्या होगा, वोल्टेज सोर्स का जो आउटपुट होगा वो वेरी करता रहेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण इसमें ड्रॉप जो क्रिएट होता है उससे वेरी होता है आपका वोल्टेज सोर्स, अगर आप लोड को वेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होगा, जो इसका टर्मिनल वोल्टेज है वो वेरी करता रहेगा अगर आप लोड को वेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल और आइडियल में यही बेसिकली फर्स्ट होता है, क्या होता है कि करंट आइडियल सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता और उसमें लॉसेस इक्वल टू क्या होता है, इंटरनल लॉसेस इक्वल टू जीरो। और प्रैक्टिकल लॉसेस में क्या होता है, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और उसमें लॉसेस नॉट इक्वल टू जीरो होते हैं, ठीक है। अगर आप आई और वी कर्व देखें आइडियल करंट सोर्स का तो आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप वोल्टेज भी दे दें या टाइम भी दे दें, ठीक है। तो कोई भी टाइम पे आप ले लें तो आपका ये जो मैग्नीट्यूड है करंट का वो कांस्टेंट ही रहेगा, ये कभी भी वेरी नहीं करेगा, ठीक है। या कोई भी वोल्टेज लेवल पे आप देख लें वो भी अपने करंट को क्या करेगा, वेरी नहीं करेगा, मतलब कांस्टेंट है इरिस्पेक्टिव ऑफ द टर्मिनल वोल्टेजेस, ठीक है। वैसे प्रैक्टिकल करंट सोर्स में आप देखेंगे ये आइडियल का था, प्रैक्टिकल में आप देख रहे हैं ये डाउन होते जा रहा है। तो मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है क्या हो रहा है कि ये करंट क्या हो रहा है, डाउन होते जा रहा है। या जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है ये क्या हो रहा है, वोल्टेज करंट क्या हो रहा है, डाउन होते जा रहा है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस है उसमें, तो जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वो क्या होगा, ड्रॉप जो है जिसके इंटरनल रेजिस्टेंस वो बढ़ता जाएगा। इस कारण से करंट क्या होगा कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा करंट क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा लीनियरली, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ देखें आइडियल वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। आइडियल वोल्टेज सोर्स में आप देख रहे हैं अगर आई कोई भी आई पे हम लें तो ये जो आई वोल्टेज सोर्स का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द आई एंड टाइम, ठीक है। वैसे ही प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे जैसे करंट बढ़ता जाता है तो या टाइम बढ़ता जाता है क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इस कारण से जो नेट वोल्टेज होता है उस वोल्टेज सोर्स का वो डिक्रीज होता जाता है लीनियरली, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मेरे हिसाब से क्लियर हो गया कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का प्रॉपर्टीज़ क्या है और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे सवाल जो पूछे गए हैं ईएससी में 2014 में भी इस टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं। तो बेसिकली इसमें क्या पूछा गया अपने से कि एक एलिमेंट है कनेक्टेड क्या है सीरीज विथ एन आइडियल करंट सोर्स इज रिडंडेंट। तो बेसिकली रिडंडेंट क्या होता है, रिडंडेंट मतलब जिसका कि कोई यूज़ नहीं हो सर्किट में, ठीक है। वो सर्किट में कनेक्टेड तो है बट उसका कोई यूज़ नहीं है। वो अगर नहीं भी हो तो उसको हम लोग रिप्लेस भी कर सकते हैं उस एलिमेंट को, ठीक है। तो उससे कोई भी नेटवर्क में इफेक्ट नहीं होगा। तो उस वैसे एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रिडंडेंट एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे, एनी एलिमेंट कनेक्टेड इन सीरीज विद आइडियल करंट सोर्स इज रिडंडेंट और पैरेलल विद एन आइडियल करंट सोर्स इज रिडंडेंट, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं आइडियल करंट सोर्स में क्या होता है कि आइडियल करंट सोर्स का मान लीजिए ये करंट सोर्स है आइडियल, ठीक है, ये आइडियल करंट सोर्स है, ठीक है। तो आपको पता है कि आइडियल करंट सोर्स है तो आपको पता है सीरीज में जो होता है करंट हमेशा सेम रहता है, ठीक है, और पैरेलल में क्या होता है वोल्टेज सेम रहता है। तो यहाँ पे मान लीजिए आइडियल करंट सोर्स है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है। या मान लीजिए ये आई करंट है तो आपको पता है ये आई करंट अगर डेल्यू कर देती है यहाँ से आई ट्रेवल होगा और इस रेजिस्टेंस में भी जो सीरीज में कनेक्ट है यहाँ से भी आई करंट ट्रेवल होगा, ठीक है। तो आप इस होल अरेंजमेंट को आप एक करंट सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों में आई करंट ही फ्लो हो रहा था, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट को हम लोग आई से रिप्लेस करते हैं, तो मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई चेंजेस तो नहीं आ रहा है, आई करंट ही फ्लो हो रहा है इस ब्रांच में। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी करंट सोर्स के अगर आइडियल करंट सोर्स के सीरीज में अगर रेजिस्टेंस लगाए तो उसको हम लोग जो सीरीज रेजिस्टेंस है उसको हम लोग रिडंडेंट के तौर पे उसको रिप्लेस कर सकते हैं रिडंडेंट मान के, ठीक है।
तो यहाँ पे इसका पहला जो ऑप्शन दो है उसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, सीरीज विथ एन आइडियल करंट सोर्स इज रिडंडेंट, ठीक है। फिर अगला आता है आपका वोल्टेज सोर्स पे। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में अगर हम लोग सीरीज में वोल्टेज लगाएंगे तो क्या वो रिडंडेंट है, या पैरेलल में वोल्टेज लगाएंगे तो रिडंडेंट है। तो आपको पता है कि पैरेलल में हमेशा वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए पैरेलल में वोल्टेज रेजिस्टेंस लगाए एक्टिव आइडियल वोल्टेज सोर्स के, तो क्या होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज है वही टर्मिनल वोल्टेज को अपना कांस्टेंट रखता है ये, तो यहाँ पे भी सेम वोल्टेज होगा। तो इस दोनों सेम वोल्टेज है, तो इस होल अरेंजमेंट को हम लोग एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट को हम लोग वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा हुआ तो वो क्या होगा, रिडंडेंट की तरह काम करने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन सही होगा वो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन अपना सही होगा, 1 एंड 4। तो 1 एंड 4 अपना कौन सा ऑप्शन है, डी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया इस टॉपिक से, देखिए अगले जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इन ए नेटवर्क मेड अप ऑफ लीनियर रजिस्टर एंड आइडियल वोल्टेज सोर्स। देखिए यहाँ पे क्या है, जो की टर्म है अपना आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि एक नेटवर्क है जिसका कि अरेंजमेंट किया गया वो लीनियर रजिस्टर से, ESC 2003 में पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। लीनियर रजिस्टर से अरेंजमेंट किया गया और एक उसमें आइडियल वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड किया गया। अब ये पूछ रहा है कि अगर ऑल रजिस्टर, जितने भी रजिस्टर उसमें कनेक्टेड है, उसको अगर डबल कर दिया जाए तो वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर क्या होगा। तो देखिए आपको पता है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स जो होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स अपना टर्मिनल वोल्टेज को कभी चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो अगर आप रजिस्टर को डबल कर दे, हाफ कर दे, कुछ भी कर दे, तो वो अपना टर्मिनल वोल्टेज को कांस्टेंट रखेगा। तो अगर वो टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट है तो क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा, वो भी कांस्टेंट होगा। तो मतलब क्या होगा, उस सर्किट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, मतलब नॉट चेंज, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, नॉट चेंज, क्योंकि आपको पता है आइडियल वोल्टेज सोर्स का प्रॉपर्टीज होता है, टर्मिनल वोल्टेज को वो कभी भी चेंज नहीं करता है, ठीक है। फिर अपना आता है अगला पैसिव एलिमेंट, ठीक है। पैसिव एलिमेंट सबसे पहले कौन सा है अपना, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। वैसा प्रॉपर्टीज मटेरियल का जो अपोज करता है करंट को फ्लो कराने से, उसको क्या करते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपको एक डायग्राम से मैं समझाना चाहता हूँ बेसिकली रेजिस्टेंस होता क्या, और ये इसका आपको पता है कि रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है, आपको पता है कि इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस का सिंबल ये क्यों पड़ा, ठीक है, अभी आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। मान लीजिए करंट करेंगे कंडक्टर है, उसमें क्या है आपको पता है, इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन से तभी ये करंट करेंगे कंडक्टर है। तो होता क्या है कि इस कंडक्टर में करंट कब फ्लो होगा, जब एक एक्टिव वोल्टेज सोर्स इसमें लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग एक्टिव वोल्टेज सोर्स लगाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करता है, इस स्पेसिफाइड डायरेक्शन में मूव करता है। बट होता क्या है कि डायरेक्शन जो नेट डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का, वो तो इस डायरेक्शन में तो होगा, बट ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में कभी फ्लो नहीं करता है, ठीक है। होता क्या है कि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट तो होगा, बट क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन कभी भी स्ट्रेट डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता है, ठीक है। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से अगर इस पॉइंट से मूव कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इस जो कंडक्टर का इस बाउंड्री पे कोलाइड करेगा, ठीक है, इस ऐसे ये ट्रेवल करेगा। फिर क्या होगा, ये इस वे में ट्रेवल करेगा, ठीक है। फिर ये ऐसे ट्रेवल करेगा, फिर ये इस बाउंड्री से कोलाइड करके ऐसे ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो इसके कारण से क्या होता है, जब भी ये कोलाइड करता है आपके इस सरफेस से, इस जैसे ही इस कोलाइड करता है तो ये क्या करता है, एनर्जी को लूज करता है, ठीक है। तो ये जो लूज होता है, तो रेजिस्टेंस क्या करता है, अपनी एनर्जी को जो लूज करता है वो किस फॉर्म में लूज करता है, हीट फॉर्म में, ठीक है। तो इस फॉर्म में क्या होता है, ये एनर्जी जो गेन किया था वोल्टेज से, ये करता है थोड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी को यूज करता है जब कोलाइड करता है, किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, ठीक है। तो इस रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के जो हम लोग को ऑब्जर्व किया गया, ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, ठीक है। इसलिए इस रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग रेजिस्टेंस बोल देते हैं, और उसका सिंबल इस जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का, उसी से सिंबल के उसके मूवमेंट के कारण इसका सिंबल रेजिस्टेंस का ये सिंबल पड़ गया, ठीक है। और रेजिस्टेंस क्या होता है आपको पता है, तो ये क्या हो रहा है कि मूवमेंट हो रहा है और ये एनर्जी भी लूज कर रहा है, तो मतलब अपोज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में, ठीक है। तो बेसिकली इस रेजिस्टेंस क्या होता है, जो कि अपोज करे इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में, ठीक है। वैसा प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर अगला आता है अपना, और ये रेजिस्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मतलब ये डिसिपेट करता है हीट एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, वो रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए, ठीक है।
ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मूले से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए, रो क्या है यहाँ पर रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, वो हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। और अपना एल क्या है, अपना लेंथ ऑफ द मटेरियल, और एरिया के एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल, ठीक है। फिर अगला आता है अपना रेजिस्टेंस, जो ओम्स लॉ ने दिया था। ओम्स लॉ जो, अगर ओम्स लॉ से आप रेजिस्टेंस को डेफिनेशन देना तो रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रेशियो ऑफ वोल्टेज अपॉन करंट। अगर रेशियो ऑफ वोल्टेज अपॉन करंट निकालेंगे तो वो क्या बताएगा अपने को, रेजिस्टेंस, ठीक है। और दूसरा, अगर आप पावर के टर्म में बताना चाहेंगे तो रेजिस्टेंस पावर जो होता है आई स्क्वायर आर होता है, ठीक है। तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी अपॉन आई स्क्वायर, ये भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे होता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एलिमेंट है, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस जो होगा टेम्परेचर का वो बढ़ेगा, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको पूछा जाए कि एक सर्टेन, अगर मान ली इनिशियली कोई भी रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कुछ ओम था, और ये आप बताइए कि सर्टेन टेम्परेचर जब हम उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर उस एलिमेंट में बढ़ाएं, तो आप बताइए कि उसका जो टेम्परेचर कितना और ये रेजिस्टेंस क्या होगा। अब वो रेजिस्टेंस क्या होगा, तो क्या होगा कि आर टी जो होता है एट सर्टेन टेम्परेचर टी इक्वल टू होता है आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। आर नॉट क्या है यहाँ पे आपका, आर नॉट है आपका इनिशियल रेजिस्टेंस, और अल्फा क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है, वो भी आपको दिया रहेगा प्रॉब्लम में, ठीक है। और ये डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब T2 माइनस T1, ठीक है। पहले कौन सा टेम्परेचर पे ये आर नॉट का वैल्यू था और अब कौन से टेम्परेचर पे आपको पूछा गया, इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे उस टेम्परेचर को, वो टेम्परेचर क्या होता है, डेल्टा टी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी, इस फॉर्मूले पे भी काफ़ी बार सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया कि रेजिस्टेंस क्या होता है। और ये रेजिस्टेंस का सिंबल हम लोग, रेजिस्टेंस का सिंबल बेसिकली ये क्यों इस रेजिस्टेंस को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका एक और रीजन भी है, वो आपको आगे चल के पता चलेगा कि रेजिस्टेंस का सिंबल हम लोग ये क्यों देते हैं, ठीक है। बेसिकली हम रेजिस्टेंस को इससे क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अगला आता है आपका, अगर मान लीजिए कि कोई भी मटेरियल है, कोई भी कंडक्टर है, उसका अगर रेजिस्टिविटी 0 हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सुपर कंडक्टर, ठीक है। वैसे मटेरियल का जिसका रेजिस्टिविटी 0 है उस मटेरियल को हम लोग क्या कहेंगे, सुपर कंडक्टर। इसका कहने का मतलब, अगर रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल के 0 है, इसका मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टिविटी, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस उस मटेरियल का क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और किसी भी मटेरियल में अगर 0 रेजिस्टेंस है तो वो क्या होगा, सुपर कंडक्टर ही होगा। क्यों, क्योंकि अगर एक बार हम उस अगर कंडक्टर में एक अमाउंट ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट को अगर फ्लो करवाती है तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम तक वो करंट उसमें फ्लो करता रहेगा। क्यों, क्योंकि उसमें कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, और रेजिस्टेंस है ही नहीं तो उसको अपोज कौन करेगा, कोई नहीं। तो अपोज जब तक नहीं होगा तो वो एनर्जी लूज ही नहीं करेगा, और वो क्या होगा, करंट इनफाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक फ्लो करता रहेगा। इसी कंसेप्ट को, सुपर कंडक्टर के कंसेप्ट को लेकर हम लोग जो जापान में है, इसके रेलवे ट्रैक जो मेट्रो रेलवे ट्रैक है उसको यूज किया गया। बुलेट ट्रेन में जो रेलवे ट्रैक बनते हैं, इसी कंसेप्ट को, सुपर कंडक्टर के कंसेप्ट को ही लेके यूज किया करके वो ट्रैक बनाया गया है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे, जो मरकरी है, आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो मरकरी जो होता है एट 4.15 केल्विन टेम्परेचर बिहेव करता है सुपर कंडक्टर की तरह, ठीक है। वैसे ही अपना जो ह्यूमन बॉडी है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो 500 टू 1000 ओम वेरी करता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी है अपना, उसमें सर्टन लेंथ भी होता है और उसका एरिया भी होता है और एस्टिविटी भी होता है। तो इस कारण से क्या होता है, जहाँ पे आपको ये तीनों क्वांटिटी मिलेंगे, अगर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया मिलेगा, तो वहाँ पे आपको पता है कि रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा ही। तो वैसे ही अपना ह्यूमन बॉडी का भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है जो कि वेरी करता है 500 टू 1000। तो 500 ओम किस टाइप के पर्सन का होगा, फैटी पर्सन का। क्यों, क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है, एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, इसलिए जो फैटी पर्सन है उनका रेजिस्टेंस 500 ओम के बराबर होता है। और जो थीनर और टॉलर पर्सन होता है जिनका लेंथ ज़्यादा है, उसका रेजिस्टेंस 1000 ओम के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो फिर इस पे जो सवाल पूछे गए हैं क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं ESE 2014 में। तो इसका सवाल क्या है, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले पूछा गया इसमें, एक कंडक्टर है, ठीक है, जिसका डायमीटर है D, ठीक है। क्या बोला गया है, डायमीटर D है, ठीक है। लेंथ कितना है उसका L, ठीक है। और कंज्यूम क्या कितना पावर कर रहा है वो, W वाट ऑफ पावर को कंज्यूम कर रहा है। कब, एक I अमाउंट ऑफ करंट को जब फ्लो कराया जा रहा है उसके थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है आपको, D दिया है, लेंथ दिया है, पावर वो कितना कंज्यूम कर रहा है W वाट, और करंट कितना प्रोड्यूस फ्लो हो रहा है उसका रेजिस्टेंस में I, ठीक है। अब बोल रहा है बताइए कि वो जो एलिमेंट वो कितना पावर कंज्यूम करेगा,
कितना पावर कंज्यूम करेगा। अगर डी को हम लोग डबल कर दें, एल को हाफ कर दें और करंट को हम लोग ट्रिपल कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पावर का रिलेशन आपको पता है कि जो पावर डिसिपिएट होता है रेजिस्टेंस में, जो पावर डिसिपिएट होता है रेजिस्टेंस, वो इक्वल टू होता है, आपको पता है कि आई स्क्वायर आर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ आई स्क्वायर इंटू आर होता है, ठीक है। तो अगर आई चेंज हो रहा है, अगर आई चेंज हो रहा है, मान लीजिए आई बढ़ रहा है या घट रहा है, तो क्या होगा, पावर भी वेरी करेगा, करेगा कि नहीं, ठीक है। और अगर आर वेरी कर रहा है तो आपको पता है, अगर आर वेरी कर रहा है तो पावर भी वेरी करेगा, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर एंड पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। पावर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, ठीक है। तो अब देखिए आर किस पे डिपेंड करता है, आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है। पता ही आपको आर इक्वल टू रो एल बाई, तो रो यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, उसको नहीं दिया गया, रो तो वेरी नहीं कर रहा है, तो आर क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो गया और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एरिया। अब देखिए आर वन जो दिया हुआ अपना, आर वन जो दिया हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल वन बाई ए वन है, ठीक है, ठीक है। और एरिया आपको पता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डी के स्क्वायर के। क्यों, क्योंकि आपको पता है जो वायर होता है उसका जो, अगर आप एक यूनिट से देखें उसका, तो वायर आपको सर्कुलर शेप में दिखेगा और सर्कुलर शेप का एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो एरिया क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो आर आपको पता है कि डायमीटर का हाफ होता है, तो एरिया का होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आर वन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एल वन अपॉन ए वन आपको पता है डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो आर वन क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल वन अपॉन डी स्क्वायर बोल सकते हैं कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। आर वन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल वन अपॉन डी वन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, एल वन एल टू जो है वो आपको कहा गया है क्वेश्चन में एल वन का हाफ है, ठीक है। और जो डी टू है आपका वो डी वन का ट्वाइस है, ठीक है, ट्वाइस ऑफ डी वन है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इक्वेशन हम लोग पुट कर देते हैं, तो आर टू क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा एल वन को क्या किया, एल टू जो है अपना हाफ है, तो एल वन अपॉन हाफ, और जो डायमीटर है वो ट्वाइस हो गया है, तो टू डी वन का स्क्वायर, ठीक है। तो आर टू क्या हो जाएगा, आर टू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, वन बाय टू टू जा फोर, फोर इंटू टू एट, वन बाई एट टाइम्स ऑफ आर वन हो जाएगा, हो कि नहीं, ठीक है। तो अपना यहाँ पे आर टू आ गया, अपना आर टू इक्वल टू वन बाई एट टाइम्स ऑफ आर वन, ठीक है। अब देखिए क्या करंट भी वेरी हो रहा है, हाँ करंट भी वेरी हो रहा है। पहले करंट कितना था, मान लीजिए आई वन, अब करंट को क्या करा गया है, थ्री टाइम्स करा दिया है आई वन का, तो जो आई टू है वो किसके बराबर हो गया, थ्री टाइम्स आई वन। तो पावर क्या है, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर है, तो पी टू जो होगा वो क्या हो जाएगा, नाइन टाइम्स ऑफ आई वन हो जाएगा, नाइन टाइम्स ऑफ पी वन हो जाएगा, हो कि नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि थ्री आई वन हो गया, तो थ्री आई वन, तो आई वन आई का स्क्वायर है, तो क्या हो जाए, थ्री थ्री जा नाइन, तो पी वन जो है वो नाइन टाइम्स, पी टू जो है वो नाइन टाइम्स पी वन हो गया, कहाँ पे, आई के रिलेशन में, और जो पी टू है वो वन बाई एट टाइम्स हो गया पी वन का, किसके रिलेशन में, रेजिस्टेंस के रिलेशन में। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं जो पी टू होगा वो नाइन बाई एट टाइम्स ऑफ पी वन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। जो पावर जो डिसिपिएट होगा वो कितने टाइम्स हो जाएगा पी वन का, नाइन बाई एट टाइम्स ऑफ पी वन, ठीक है। तो आप बेसिकली मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि ये इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो आप पावर है वो किस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अगर वो पता चल जाएगा तो आप इजीली पावर क्या होगा, न्यू पावर, वो आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन वैसे दिया नहीं गया है, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो 2014 में पूछा गया था 2014 में, ये बेसिकली रॉन्ग क्वेश्चन था क्योंकि इसका जो आंसर है यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। सॉल्यूशन में भी मैंने देखा इसमें कि आंसर नहीं दिया था वो, ठीक है। तो ये आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए सबको नंबर दिया गया था, ठीक है। तो बेसिकली वो राइट आंसर है, आप उसके लिए चिंता मत करें। तो नाइन बाई एट जो न्यू पावर आएगा, नाइन बाई एट टाइम्स ऑफ प्रीवियस पावर होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग,
इंडक्टेंस में। इंडक्टेंस क्या होता है? इंडक्टेंस बेसिकली क्या होता है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच अपोजेज द सडन चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब इंडक्टर वैसा प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल जो कि सडन चेंज इन द करंट को अपोज करे, उसको क्या कहते हैं हम लोग? इंडक्टर। ठीक है, जो फ्लो ऑफ करंट होता है इंडक्टर के थ्रू वो क्या क्रिएट करता है? मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, और इसका जो यूनिट होता है वो इंडक्टर का हेनरी होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो वोल्टेज थ्रू द इंडक्टर होता है वो एक गिवन होता है वोल्टेज इक्वल टू एल रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अपॉन टाइम। ठीक है, वोल्टेज होता है वी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर डायग्राम से आपको समझाना चाहता हूँ। बेसिकली इंडक्टर होता क्या है? मान लीजिए ये वायर है। ठीक है, इसका लेंथ एल है। ठीक है, ये स्ट्रेट वायर है, और जैसे ही आप अगर स्ट्रेट वायर को एक टर्न में कन्वर्ट कर दें तो ये क्या होगा? ये इसमें पहले क्या था? सिर्फ रेजिस्टेंस था। अब इस वायर में क्या हो गया? रेजिस्टेंस एज वेल इंडक्टर भी प्रोड्यूस हो गया। जहाँ पे भी टर्न होगा वहाँ पे इंडक्टर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इंडक्टर का जो प्रेजेंस है वो वहाँ पे प्रेजेंस होगा। ठीक है, तो बेसिकली इंडक्टर इस जहाँ पे भी टर्न होगा वहाँ पे इंडक्टर होगा। तो इंडक्टर, मान लीजिए ये इंडक्टर है, ये भी पैसिव एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो इसको क्या करते हैं? वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो इंडक्टर में वोल्टेज ड्रॉप होगा वी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो आपको यहाँ से अभी समझ में आ जाएगा कि जो इंडक्टर है वो क्यों अपोज करता है सडन चेंज ऑफ करंट को। ठीक है, अब मान लीजिए वोल्टेज जो डेवलप होता है इंडक्टर के अक्रॉस वो क्या होता है? वी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर सडन चेंज ऑफ करंट को करना है अपने को, मान लीजिए कि सडन चेंज ऑफ करंट मतलब अब आई टू है, पहले क्या था? आई वन। ठीक है, आई टू माइनस आई वन अगर करना है अपने को सडन चेंज, मतलब सडन चेंज का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो डी टी है, डी टी मतलब क्या हुआ? चेंज इन टाइम। तो टी टू माइनस टी वन जो होगा वो इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? जीरो। सडन चेंज का मतलब ये होगा जो डी टी टेंस टू कितना होगा? जीरो होना चाहिए। अगर डी टी टेंस टू जीरो होगा तो आपको पता है कि वन बाई जीरो अगर किसी भी प्रॉब्लम में रहता है तो वन बाई जीरो इक्वल टू क्या होता है? इन्फिनिटी। तो जो वोल्टेज डेवलप अक्रॉस द जो टर्मिनल होगा, अगर सडन चेंज जहाँ पे करा रहे हैं उसके वोल्टेज डेवलप अक्रॉस टर्मिनल क्या होगा? इन्फिनिटी वोल्टेज डेवलप होगा। और आपको पता है अगर वोल्टेज इन्फिनिटी डेवलप हो गया किसी भी सिस्टम में तो आपको पता है कि कोई भी इंसुलेशन जो है वो इन्फिनाइट वोल्टेज के लिए डिज़ाइन नहीं किया जाता है। तो उसी कारण से क्या होगा? अगर इन्फिनिटी वोल्टेज डेवलप हो गया वो क्या करेगा? उस इंसुलेशन को ब्रेक कर देगा। ठीक है, और इंसुलेशन को फेल कर देगा। जैसे ही इंसुलेशन फेलियर होगा आपको पता है कि सर्किट पूरा डैमेज हो सकता है और पूरा नेटवर्क भी उसके कारण से डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से हम लोग क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं सडन चेंज इन करंट इन द सिस्टम, सर्किट में या नेटवर्क में, इसी कारण से। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो वायर है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते ही है और इंडक्टर प्रॉपर्टीज रहता ही है। तो जैसे ही सडन चेंज ऑफ करंट होगा तो वहाँ पे क्या होगा? उस टर्मिनल में इन्फिनाइट वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। इस कारण से क्या होगा? इंसुलेशन फेलियर हो सकता है। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि कहीं पे आप सब स्टेशन में अगर गए होंगे तो वहाँ पे आप देखे होंगे जो अपना जो सब स्टेशन में जो पावर आता है ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू वो कनेक्टेड रहता है सब स्टेशन में एक आइसोलेटर से। ठीक है, मान लीजिए आइसोलेटर बेसिकली क्या होता है? एक स्विच होता है। ठीक है, सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन के बीच में। ठीक है, बस बार में। ठीक है, तो क्या होता है? मान लीजिए कि ये आइसोलेटर पहले क्या था? मान लीजिए ये आइसोलेटर है, ये आइसोलेटर है, ये पहले कनेक्टेड था। ठीक है, और हम लोग क्या किए हैं कि इस आइसोलेटर को एक यहाँ पे स्विच रहता है उस सब स्टेशन में नीचे ही, उसको अगर आप रोटेट कराएंगे तो ये क्या होगा? आइसोलेटर धीरे धीरे ओपन होते जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम लोग विदाउट लाइन को ब्रेक किए हुए, कोई भी इनिशियल ब्रेकिंग किए हुए, मतलब पहले इस आइसोलेटर को ओपन करते हैं। ठीक है, मान लीजिए बेसिक कोई भी अगर बाय मिस्टेक अगर इस आइसोलेटर को ओपन कर देता है तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे इस लाइन में जो है जब मान लीजिए ओपन हो गया तो इस लाइन में क्या होगा? चेंज इन करंट होगा। पहले कुछ अमाउंट ऑफ करंट था, अब क्या होगा? अमाउंट ऑफ करंट जीरो हो जाएगा जैसे ही ओपन होगा। तो क्या होगा? सडन चेंज इन करंट हो जाएगा। तो जैसे ही सडन चेंज इन करंट होगा उसमें क्या होगा? इन्फिनाइट वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। मान लीजिए आइसोलेटर का अब पोजीशन यहाँ पे है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कौन सी कितना वोल्टेज डेवलप होगा? वी वोल्टेज, और वो इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट। तो जैसे इन्फिनाइट वोल्टेज डेवलप होगा आपको पता है जो एयर होता है सराउंडिंग में उसको आयोनाइज होने के लिए 30 kV पर सेंटीमीटर का वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब कितना वोल्टेज डेवलप हो रहा है? इन्फिनाइट वोल्टेज। तो जैसे ही ये आइसोलेटर ओपन होगा तो क्या होगा? यहाँ पे इन्फिनाइट वोल्टेज के कारण वो जो एयर है सराउंडिंग वो आयोनाइज हो जाएंगे। तो क्या होगा? उसके थ्रू अब जो करंट है, जो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा था, अब वो उसके थ्रू इस पॉइंट पे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको पाथ मिल गया आयोनाइज एयर का पाथ। तो उसी पाथ को जो देखते होंगे आप भी, जो स्पार्क प्रोड्यूस होता है वो इसी कारण से प्रोड्यूस होता है। हाई 30 kV पर सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है जैसे वोल्टेज, तो एरिया जो
एयर है वो आयोनाइज हो जाता है, वो आयोनाइज हो गया तो करंट क्या होता है उस पाथ के थ्रू फ्लो हो जाता है। वो जो पाथ के थ्रू करंट फ्लो रहा है उसको क्या कहते हैं हम लोग स्पार्क। जो स्पार्क है ये लॉस के तरह हम लोग को ट्रीट किया जाता है, क्योंकि ये जो एनर्जी यहाँ पे लॉस हो रहा है स्पार्क में ये कोई यूज का नहीं है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, सिस्टम में अपने लॉसेस हो गए, और लॉसेस तो हुए और इंसुलेशन फेल्योर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट है हम लोग क्या होता है करंट, चेंज इन करंट को हम लोग प्रोवाइड करते हैं, क्यों, इंडक्टर के प्रॉपर्टीज़ के कारण, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या, आपको पता है कि सब स्टेशन को ट्रांसमिशन लाइन से ब्रेक तो किया जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सब स्टेशन में कभी मेंटेनेंस का जरूरत होता है, कभी बहुत कुछ ऐसा जो प्रॉब्लम आते हैं तो उसको क्या करते हैं हम लोग ट्रांसमिशन लाइन से ब्रेक कर देते हैं। उसको ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं, ये मान लीजिए बस बार ट्रांसमिशन लाइन से आया, इसके पहले आइसोलेटर के पहले एक सर्किट ब्रेकर यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक आइसोलेटर लगा रहता है। तो सर्किट ब्रेकर क्या करता है, जब सर्किट ब्रेकर में इंटरनल स्विच होता है वो आप पावर सिस्टम में पढ़ेंगे, तो ये क्या करता है कि जैसे ही सर्किट ब्रेकर क्या करता है इस लाइन को ब्रेक करता है, और इसके अंदर एक डी आयोनाइज प्रॉपर्टीज रहता है, मटेरियल रहता है, वो क्या करता है जो सराउंडिंग एयर है उसको जैसे आयोनाइज होता है वो उसको डी आयोनाइज करता रहता है, ठीक है। और एक सर्टेन टाइम पे क्या होता है ये सर्किट ब्रेकर ओपन कर देता है सर्किट को, ठीक है। ये ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन को सेपरेट कर देता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इस आइसोलेटर को ओपन करते हैं, ताकि अपना जो सब स्टेशन है वो सेपरेट हो जाए, टोटली सेपरेट हो जाए, ठीक है, सेफ्टी पर्पज़ के लिए, ठीक है। ऐसे हम लोग आइसोलेटर को ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप समझ गए इंडक्टर का प्रॉपर्टीज़ क्या, और इंडक्टर अगर हम लोग सडन चेंज कराएं तो क्या हो सकता है, क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद आता है अगर मान लीजिए एलआर सर्किट है, तो अगर आपसे पूछा कि टाइम कांस्टेंट और एलआर सर्किट क्या होता है, तो होता है रेशियो ऑफ एल अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम कांस्टेंट है वो क्या होता है, बेसिकली टाइम कांस्टेंट क्या होता है, जो चेंज इन क्वांटिटी हो रहा है सर्किट में, जैसे कि वोल्टेज या करंट, उसको राइज या फॉल, अगर वो अप्रॉक्सीमेटली 0.632 या 63% होता है डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू वैल्यू, वो अचीव कर लेता है अगर राइज या फॉल को कोई सर्किट में अगर चेंज हो रहा है, तो उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम को हम लोग क्या कहते हैं टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट यहाँ पे बेसिकली समझ गए टाइम कांस्टेंट क्या होता है, चेंज इन 63% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू of changing quantity is known as time constant, time required to change in 63% of quantity, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम लोग टाइम कांस्टेंट। तो एलआर सर्किट में जो टाइम कांस्टेंट होता है एल अपॉन आर होता है, ठीक। फिर अपना अगला पैसिव एलिमेंट आता है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कैपेसिटर विच डज नॉट अलाउ द सडन चेंज इन वोल्टेजेस अप्लाइड टू इट, ठीक है। जो कैपेसिटर जो वैसा प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल जो कि अपोज करे सडन चेंज इन वोल्टेजेस को, उसको कहते हैं कैपेसिटर, ठीक है। और जो ये एनर्जी को स्टोर करता है वो किस फॉर्म में स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। इंडक्टर किस फॉर्म में स्टोर करता है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, ठीक है। और इसका जो यूनिट होता है वो फैराड होता है, ठीक है। तो मैथमेटिकली जो होता है सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी, चार्ज अपॉन वोल्टेज, ठीक है। और जो करंट होता है कैपेसिटर के थ्रू आईसी जो होता है वो इक्वल टू होता है सी डी वी बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये चेंज इन वोल्टेज को क्यों अपोज करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैपेसिटर में आई सी इक्वल टू होता है सी डी वी बाई डी टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर सडन चेंज इन वोल्टेज होगा तो आपको पता है सडन चेंज के लिए टाइम क्या होगा, जीरो होगा टेंस टू, जैसे टाइम टेंस टू जीरो तो आई सी क्या होगा, इन्फिनाइट के बराबर हो जाएगा। तो आई सी अगर किसी भी करंट में किसी भी सर्किट में आई सी अगर इन्फिनाइट फ्लो होता है आपको पता है क्या हो सकता है, क्या क्या फिर डैमेजेस हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए क्योंकि इतने हाई अमाउंट ऑफ करंट के लिए कोई भी वायर या कोई भी सिस्टम को डिजाइन किया ही नहीं जा सकता है, ठीक है। इस कारण से क्या होगा, पूरा सिस्टम फेल हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं सडन चेंज इन वोल्टेज को अगर कहीं पे कैपेसिटर इफेक्ट है तो वहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कैपेसिटर का प्रॉपर्टीज यही होता है, ठीक है। और जो कैपेसिटर का जो टाइम कांस्टेंट है आरसी, अगर कोई आरसी सर्किट है तो उसका जो टाइम कांस्टेंट अगर हमको निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ किसका होता है, आर एंड सी का, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्लियर हुआ कैपेसिटेंस क्या होता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग प्रॉब्लम्स पे। तो प्रॉब्लम्स हमारे जो पैसिव और एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो किस टाइप के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आता है अपना साइन कन्वेंशन पे आता है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन पे प्रॉब्लम जो आता है वो बेसिकली आप उसमें क्या ध्यान रखना है, अगर साइन कन्वेंशन प्रॉब्लम आया तो बेसिकली आपको क्या ध्यान देना है, अगर पावर इज गिवन पॉजिटिव, अगर पावर आपको पॉजिटिव दिया गया है तो वो कैसे कौन सा एलिमेंट होगा, किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर पावर पॉजिटिव आ रहा है तो वो कौन सा एलिमेंट होगा, पैसिव एलिमेंट, ठीक है। और अगर वो पावर नेगेटिव दिया गया है
तो वो कौन सा एलिमेंट होगा, एक्टिव एलिमेंट होगा, ठीक है। तो पैसिव एलिमेंट है तो आपको पता है पावर क्या होगा, एब्जॉर्ब्ड होगा, ठीक है। और अगर वो एक्टिव एलिमेंट है तो पावर क्या होगा, डिलीवर्ड होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना, अगर पॉजिटिव पावर है तो वो कौन सा एलिमेंट हो गया, पैसिव एलिमेंट, ठीक है। और अगर पावर नेगेटिव आ रहा है तो वो कौन सा एलिमेंट होगा, आपका एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको सवाल से ज़्यादा क्लियर होगा बेसिकली कहना क्या चाहता है साइन कन्वेंशन, ठीक है। मान लीजिए ये कोई एलिमेंट है, ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये प्लस है, एक माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पावर आपका इस एलिमेंट का दिया गया है, जो पावर है वो दिया गया आपको 20 वाट, और इस एलिमेंट का जो पावर दिया गया है वो दिया गया -20 वाट। तो आपसे पूछा जाएगा ये जो एलिमेंट है वो कौन सा है, बी एलिमेंट कौन सा है। तो आप इजली यहाँ पे देख सकते हैं जो ए का पावर है वो 20 वाट है, तो मतलब ये कौन सा, पॉजिटिव 20 वाट, ये कौन सा एलिमेंट हो गया, ये जो है पैसिव एलिमेंट हो गया। और यहाँ पे जो पी जो बी का दिया हुआ है वो कौन सा एलिमेंट हो गया, नेगेटिव है, तो कौन सा एलिमेंट हो गया, एक्टिव एलिमेंट हो गया, ठीक है। और दूसरा जो सवाल पूछा जाता है आपको, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। कोई भी अगर पैसिव एलिमेंट में जो करंट जिस टर्मिनल से एंटर करता है, ठीक है, उसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। और जिस करंट एलिमेंट जिस पॉइंट जिस टर्मिनल से आउट करता है उसको हम लोग नेगेटिव पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट ऑफ द टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे करंट दिया गया आपको 6 एम्पियर, ठीक है, और यहाँ पे जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है, यहाँ पे 2 वोल्ट वोल्टेज डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, आपका करंट जो हो रहा है, करंट आपको पॉजिटिव दिया गया है और वोल्टेज आपको यहाँ पे 2 वोल्ट। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, बताइए कि पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स क्या होगा, पीडी आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको सवाल थोड़ा सा आपसे टेस्ट करेगा कि आप सही आंसर, मतलब आपसे यहाँ क्या पूछा, आपको पता है ये पैसिव एलिमेंट है, पैसिव एलिमेंट आपको पता है पावर एब्जॉर्ब करता है, तो ये पावर डिलीवर तो करेगा ही नहीं। बट यहाँ पे आपका ट्रिक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखिए पावर जो एब्जॉर्ब होगा इस एलिमेंट से, आपको पता है कि ये करंट पॉजिटिव है, वोल्टेज पॉजिटिव, तो पावर कितना आ गया, आपको पता है वोल्टेज इंटू करंट होता है 6 इंटू 2 इक्वल टू 12 वाट। 12 वाट क्या होगा, ये पावर एब्जॉर्ब करेगा, मतलब ये पावर कितना डिलीवर्ड कर रहा है। अगर हम पावर डिलीवर्ड पूछा गया तो ये क्या होगा, -12 वाट, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना कि सवाल में पूछा क्या गया, पावर एब्जॉर्ब पूछा गया है, पावर डिलीवर्ड पूछा गया है, ठीक है। तो इस पर आप वहाँ पे आप इजीली बता सकते हैं कि पावर जो एब्जॉर्ब होगा उस एलिमेंट से वो कितना होगा, पावर डिलीवर्ड कितना होगा, ठीक है। वैसे ही दूसरा एक और सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये आई दिया हुआ आपको, आई कितना दिया है, -6 एम्पियर, ठीक है। और ये पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हो रहा है, तो मतलब ये करंट क्या होगा, आपको एक पॉजिटिव ही मानना है। और यहाँ पे वोल्टेज जो डेवलप हो रहा है, मान लीजिए 2 वोल्ट का फिर से डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब फिर से आपसे पूछा गया पावर डिलीवर्ड कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पावर एब्जॉर्ब कितना होगा इस एलिमेंट में, -6 एम्पियर दिया गया करंट आपको, और वोल्टेज कितना है 2, तो पावर एब्जॉर्ब क्या हो गया, -12 वोल्ट, -12 वाट। तो पावर डिलीवर्ड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 वाट, ठीक है। तो मतलब ये एलिमेंट पैसिव एलिमेंट है, इसका तो इसमें पावर एब्जॉर्ब भी होगा, पावर डिलीवर्ड जस्ट उसके अपोजिट साइन का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक सिग्निफिकेंस आपको बताता हूँ, ये जो -6 एम्पियर है, इसको अगर ये डायरेक्शन ये है, अगर आपको इसको +6 बनाना है तो डायरेक्शन इसको रिवर्स करना होगा, ठीक है। ये 6 एम्पियर मतलब इसका इधर से फ्लो हो रहा है, तो मतलब ये नेगेटिव करंट का मतलब ये होता है, ठीक है। मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, माइनस से प्लस, तो ये क्या होगा, तो ये अगर देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, इस एलिमेंट से ये करंट क्या हो रहा है, पॉजिटिव पॉइंट से ये निकल रहा है, ठीक है। मतलब ये समझाने का तरीका है, बट कभी भी पैसिव एलिमेंट में करंट जिस पॉइंट पे एंटर होता है उसको प्लस बोलते हैं। तो आप समझते हैं करंट यहाँ पे बेसिकली क्या दे रहा है कि करंट पॉजिटिव पॉइंट से ये निकल रहा है, ठीक है। तो कोई भी पॉजिटिव टर्मिनल से अगर करंट आउट होता है उसको कहते हैं एक्टिव सोर्स, अगर कोई पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट इन होता है उसको कहते हैं हम लोग पैसिव सोर्स, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि किस जो साइन कन्वेंशन से सवाल जो पूछे जाते हैं वो किस टाइप के पूछे जाते हैं और आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। फिर अगला आता है आपका वी कैरेक्टरिस्टिक। जो वी कैरेक्टरिस्टिक पे भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, एक्टिव और पैसिव एलिमेंट। तो आपको यह ध्यान देना है वी कैरेक्टरिस्टिक से अगर सवाल पूछे जाए तो उस पर ये आपको सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान देना है, अगर जो स्लोप है वी कैरेक्टरिस्टिक का अगर पॉजिटिव है और वो लाई कर रहा है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो वो कौन सा एलिमेंट होगा, पैसिव एलिमेंट, ठीक है। क्या होगा, सबसे पहले आपको स्लोप देखना है वी कैरेक्टरिस्टिक है, अगर पॉजिटिव है तो, और अगर वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो वो कौन सा एलिमेंट होगा, पैसिव एलिमेंट।
अदरवाइज अगर वो उसका स्लोप नेगेटिव आया और वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो वो कौन सा एलिमेंट हो गया, पैसिव एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मान लीजिए ये आई है और ये वी है। ठीक है, और ये आपको दिया गया एक एलिमेंट ये है। ठीक है, स्लोप दिया गया है और दूसरा एलिमेंट आपको ये है, इसका स्लोप दिया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा ये जो ए एलिमेंट है और ये जो बी एलिमेंट है, बताइए ये दोनों ए और बी कौन सा एलिमेंट है। तो आप देख सकते हैं ये जो ए एलिमेंट का स्लोप जो है, स्लोप जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है, या डिफरेंशियल होता है इन दोनों का। तो बेसिकली क्या होता है, स्लोप जो होगा यहाँ पे देख सकते हैं ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ए एलिमेंट कौन सा हो गया, पैसिव एलिमेंट हो गया। जैसे स्लोप पॉजिटिव है, कौन सा एलिमेंट हो गया, पैसिव। या तो ये फर्स्ट और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई किया तो कौन सा एलिमेंट हो गया, पैसिव एलिमेंट। ऐसे ही यहाँ पे देख सकते हैं जो बी है वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और इसका स्लोप जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। क्यों, यहाँ पे ये माइनस बी है तो स्लोप क्या हो जाएगा, इसका निगेटिव हो जाएगा। तो जैसे ही स्लोप इसका नेगेटिव हुआ या वो सेकंड या फोर्थ क्वाड्रेंट में अप्लाई करेगा तो वो कौन सा एलिमेंट हो गया, फिर एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, और एक दो सवाल अब इस पे और आप देखने ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये एक एलिमेंट है। ठीक है, एक और एलिमेंट है, मान लीजिए ये एलिमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपको ग्राफ दिया गया, ये सवाल आईएएस में भी पूछा गया है। ठीक है, ये आपको ग्राफ दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इस कर्व का जो स्लोप है वो पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है कि नहीं। ठीक है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी लाई कर रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी लाई कर रहा है। तो आप यहाँ पे बताएंगे, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कौन सा एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव पैसिव एलिमेंट का भी प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा है और निगेटिव एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ को, एक्टिव एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ को भी शो कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे इस टाइप के सवाल को आपको कैसे ध्यान देना है, ध्यान रखना है। बेसिकली अगर इस टाइप का सवाल आता है तो आपको क्या ध्यान देना है, अगर कोई भी एलिमेंट अगर एक बार भी एक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में आ जाता है तो वो एक्टिव एलिमेंट ही होगा। ठीक है, इरिस्पेक्टिव अगर वो पैसिव एलिमेंट में चला भी गया तो वो हम एक्टिव एलिमेंट ही कहलाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये एलिमेंट एक बार जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर गया और इसका स्लोप नेगेटिव भी आ रहा है तो ये कौन सा एलिमेंट है, एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो इस टाइप के एलिमेंट को आप क्या बोलेंगे, एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो ये अगर आप देखेंगे इस ये जो एग्जांपल है ये कर्व का एग्जांपल क्या दे सकते हैं आप, सेल का एग्जांपल ले सकते हैं। जो बैटरी चार्ज होता है, आप देखते हैं क्या होता है जब वो डिस्चार्ज होता है तो वो क्या होता है कि पावर को एब्जॉर्ब करता है जब वो डिस्चार्ज चार्जिंग के टाइम पे, और जब वो डिस्चार्ज होता है वो क्या होता है, पावर को डिलीवर करता है। तो डिस्चार्जिंग के टाइम पे वो एक्टिव सोर्स की तरह काम करता है और चार्जिंग के टाइम पे वो पैसिव सोर्स की तरह काम करता है। तो बैटरी को हम लोग बेसिकली क्या एक्टिव सोर्स ही बोलते हैं, एक्टिव सोर्स ही बोलते हैं, पैसिव सोर्स तो नहीं बोलते हैं। इसलिए इस एलिमेंट को हम लोग एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अभी आप देख सकते हैं जो ESE 2002 में इस कंसेप्ट पे सवाल पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो VI कैरेक्टरिस्टिक आपको दे दिया गया और बोला गया कि एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन लीनियर भी है, नॉन बायलैटरल भी है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है, यहाँ पे देखिए एक्टिव भी पूछा गया है। तो ये कौन सा एलिमेंट है, ये एक्टिव है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वन टाइम एक बार ये एक्टिव एलिमेंट में कैटेगरी में आ चुका है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है और अब बाकी बचे जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको अगले आने वाले वीडियोस में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज का वीडियो जो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और बाकी जो भी बचे हुए हैं आपको अगले वीडियोज़ में मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।